हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले हमारी 4 बजे की क्लास और हो रही थी जो आर ओ के लिए थी, लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल एरर्स थे जैसे कि नेट का ना होना। बीच क्लास में वो नेट प्रॉब्लम कर गया था, जिसकी वजह से उस क्लास को हमें बंद करना पड़ा था बीच में। तो अब जो आज की आपकी 4 बजे के लिए क्लास थी, अब वो आपको कल देखने के लिए मिलेगी, जिसमें हम वैदिक सभ्यता को या फिर वैदिक लिटरेचर को यहाँ पर देख रहे थे। आज हम यहाँ पर अपनी जो एनसीईआरटी की क्लास है, जो हिस्ट्री की, उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, इसको हम यहाँ पर देखने वाले, चैप्टर नंबर 8 हमने कल देखा था, चैप्टर नंबर 9 आज हम यहाँ पर क्या है देखने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 9 कौन सा है आपका? नए साम्राज्य और राज्य। इसके बारे में आज हम यहाँ पर क्या है जानकारी लेंगे। आपको आवाज़ आ रही है? अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो एक बार कन्फर्म कर दीजिए। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो एक बार कन्फर्म कर दीजिए। आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है, नए साम्राज्य और राज्यों के बारे में हम जानकारी लेंगे। इससे पहले जो 8 नंबर का चैप्टर था उसमें हमने देखा था गांव, नगर और व्यापार के बारे में जानकारी ली थी। अब यहाँ पर जो चैप्टर है आज का, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में देखने वाले हैं। किस प्रकार से उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। तो जब हम अपनी एनसीईआरटी को प्रारंभ कर रहे थे, तभी मैंने आपको बताया था कि अगर इतिहास की किसी घटना को आपको जानना है तो किस पर निर्भर होना पड़ेगा। एक तो पुरातात्विक आपके पास साक्ष्य होते हैं, दूसरे साहित्यिक साक्ष्य होते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्यों की तो हम बात कर चुके हड़प्पा के काल में। अब जितने भी राजवंश होंगे यहाँ पर, उनमें हम पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों को लेकर चलेंगे। ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे आज का विषय हमारा क्या है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में क्या चर्चा करेंगे। अब जब हम कुछ राजवंशों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे तो बात आती है कि इनसे संबंधित जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, ये जो साक्ष्य हैं हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्तंभ लेख लिखे गए हैं या फिर जो शिलालेख लिखे गए हैं, उसका अध्ययन करके हम यहाँ पर पाते हैं कि कैसे कैसे हमें राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे दरबारी कवि हुआ करते थे जो किसी एक राजा के नीचे रहकर उसके बारे में क्या लेखन किया करते थे। तो इसी प्रकार आज हम किसे देखेंगे, आज हम हरिसेन को देखेंगे, जो कहाँ है। हरिसेन को आप देखेंगे जो समुद्रगुप्त का क्या दरबारी कवि बना हुआ बैठा है, जो समुद्रगुप्त के बारे में हमें यहाँ पर रचनाएं दे के गया हुआ है। ठीक है। तो इन सब के बारे में आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम पुरातत्व के ऊपर और साहित्य के दोनों स्रोतों के ऊपर क्या चर्चा करने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर बात बंद कर दीजिए। ठीक है ना। अब यहां पर बात बंद कर दीजिए, क्लास में आ जाइए। ठीक है। टाइम मिलेगा 5 मिनट आप लोगों को बात करने का। जब हम अपने इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त। गुप्त वंश एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन काल का वंश रहा है और कहा जाता है ये अपने आप में क्या स्वर्ण युग था प्राचीन काल का। ठीक है। अब स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है और इससे संबंधित क्या विवाद हैं, इसको हम क्या आगे देखने वाले हैं। अब इसमें आप देखेंगे जो गुप्त वंश है, इसमें महत्वपूर्ण शासक होगा कौन? एक समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त से संबंधित आज हम यहाँ पर क्या है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। समुद्रगुप्त से संबंधित यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। चलो अच्छा बताओ, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? बताओ, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? पहला क्वेश्चन आज का। बातें करोगे इससे अच्छा तो आंसर दो। ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, ये आज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक होगा कौन? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश। वर्तमान में इसका क्या नाम है? प्रयागराज। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए क्या अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? समुद्रगुप्त के बारे में। अब आप बोलेंगे कि मैंने आपको बताया था जो स्तंभ लेख होते थे वो क्या एक पिलर के ऊपर लिखे रहते थे। ठीक है। अब अशोक ने एक स्तंभ को लिखवाया और अशोक के कई साल बाद कौन हो रहा है? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का उल्लेख अशोक स्तंभ पर कैसे हो जाएगा, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है। ये बात आपको क्या है, ये बात आपको विचार में आनी चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि अशोक ने कई सारे स्तंभ लेख लिखवाए थे, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है हमें अशोक के स्तंभ लेख पर। अब यहाँ पर आप एक बात पूछिए कि अशोक ने स्तंभ लेख लिखवाया हजारों वर्ष पहले, तो समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये स्तंभ लेख है, इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लाया गया
और उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसने जुड़वाई, समुद्रगुप्त ने, या फिर आप कह सकते हैं हरिसेन ने। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर आप लेख देखेंगे, जो स्तंभ लेख पर लेख देखेंगे, इसकी देखेंगे, इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि व मंत्री हरिसेन द्वारा काव्य के रूप में की गई है। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो प्रशस्ति लेख है, इसकी रचना किसने की, इसकी रचना की समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। कौन है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, यहाँ पर आप देखें हरिसेन। हरिसेन न केवल दरबारी कवि है बल्कि ये कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर स्थित है। ठीक है, नेटवर्क इशू रहेगा, नेटवर्क इशू हम लोग के यहाँ से नहीं है, नेटवर्क इशू आपके पास होगा तो एक बार इसे आप क्या करना, इस वगैरह आप अपना नेट रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, हम लोगों के यहाँ से बिल्कुल सही चल रहा है, एक बार आप लोग अपना अपना नेट रिफ्रेश कर लीजिए, यहाँ से सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग नहीं बोल रहे हैं कि नेट, 2-4 लोगों को ही दिक्कत हो रही है। ठीक है, 2-4 लोगों को ही दिक्कत हो रही है, अभी अधिकतर लोगों को नहीं हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी रचना किसने की, इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि किसने, हरिसेन ने की है। अब यहाँ पर जब आप आगे आएंगे तो आप पाएंगे हरिसेन न केवल समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है बल्कि और भी कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस चीज़ के बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे ये जो लेख है, इस लेख में आप पाएंगे समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया है। अभी मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पर आप प्रयाग प्रशस्ति देखते हैं तो इसमें आप पाएंगे इसको 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लेके आया गया था। अशोक ने इस स्तंभ को रखवाया था, अशोक ने रखवाया था कौशाम्बी में। अब देखिए यहाँ पर आपको कई सारे जो स्तंभ लेख या फिर शिलालेख होते हैं उनकी मूल स्थान से उनको हटा के दूसरी जगह रखा गया है। कैसे रखा गया, अब जैसे अशोक ने उसको रखवाया किसी एक जगह पे, ठीक, लेकिन अगला शासक कोई आएगा वो सोचेगा कि इसको हम अपने राज्य में लेके आते हैं। आपने देखा होगा ना, जो पुरातत्व विभाग होता है वो क्या करता है, चीज़ों को अपने पास रखता है। इसी प्रकार ऐतिहासिक चीज़ों को हर कोई क्या संग्रहित करना चाह रहा है। इसी में आप देखेंगे समुद्रगुप्त ने भी जो यहाँ पर अब जो स्तंभ लेख है उसको कौशाम्बी से उठवाकर कहाँ रखवाया, इलाहाबाद में रखवाया 370 ईस्वी में। और यहाँ पर क्या, इस पर एक लेख खुदवाया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, इसके बाद देखेंगे इसमें उन राज्यों का, अब ये जो स्तंभ लेख है आपका, इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है। देखिए इस प्रकार का स्तंभ लेख है, ये जो लेख इस प्रकार स्तंभ लेख होता है, और ये देखिए इतने से पार्ट पर क्या लिखवाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे आगे जब आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखने को मिलेगा इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया, हार गए और उसके अधीन हो गए। ये जो स्तंभ लेख है इसमें आप पाएंगे इसमें उन राज्यों को उल्लेख किया गया है जो कभी समुद्रगुप्त के साथ युद्ध किया था इन्होंने, और ये क्या, ये युद्ध में हार गए थे। देखिए जिन जिनको प्रॉब्लम हो रही है नेट की, एक बार अपना जो नेट है वो क्लियर करें। ठीक, और जिन जिनको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है वो लोग अपने मोबाइल में जो क्लैरिटी होती है यूट्यूब की उसको थोड़ा इंक्रीज करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से आप देखेंगे तो इस प्रशस्ति से हमें क्या क्या पता चलता है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो प्रशस्ति है इससे हमें क्या क्या पता चलता है। तो इस प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि राजा को, देखिए ये प्रशस्ति लिखी किसने थी, हरिसेन ने। ठीक है, अब हरिसेन राजा को किन किन उपाधियों से यहाँ पर पूज रहा है उसके बारे में देखिए। देखिए अब जो प्रशस्ति लिखी गई ये लिखी है हरिसेन ने, और हरिसेन कौन है, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। अब यहाँ पर देखिए एक योद्धा, अब यहाँ पर जो हरिसेन है समुद्रगुप्त को किन किन उपाधियों से यहाँ पर नवाजेगा। पहला कहेगा एक योद्धा, फिर दूसरा युद्धों को जीतने वाला राजा, फिर यहाँ पर आप देखेंगे विद्वान, और एक उत्कृष्ट कवि के समान काफी प्रशंसा करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये सारी बातें कौन कर रहा है, ये सारी बातें हरिसेन कर रहा है। ठीक है, किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये बातें कितनी सत्य होंगी। ये बात यहाँ पर उभर के आती है कि ये बातें कितनी सत्य होंगी। आप मुझे एक बात सोच के देखिए, आज की डेट में जो प्रधानमंत्री हैं या फिर पिछले समय में भी जो प्रधानमंत्री हुए होंगे वो किसी अधिकारी को अपॉइंट करें अपने नीचे, तो आपको लगता है वो अधिकारी प्रधानमंत्री की बुराइयों के बारे में बताएगा? लगता है आपको क्या वो व्यक्ति प्रधानमंत्री की बुराइयों के बारे में बताएगा? या फिर कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति हो कि मान लीजिए कोई एक डीएम है या फिर कलेक्टर है किसी जिले का,
उसका पर्सनल असिस्टेंट। कभी डीएम की बुराइयों के बारे में बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि बता जानता है कि इनके अंडर ही हमें यहाँ पर क्या है, कार्य करना है, और इन्हीं से हमें तनख्वाह मिलेगी और इन्हीं से क्या, पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो दरबारी कवि है हरिसेन, ये किसका दरबारी कवि है, समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त से वो क्या कर रहा है, तनख्वाह प्राप्त कर रहा है, और तनख्वाह प्राप्त करने के साथ में ही क्या करेगा, तनख्वाह प्राप्त करने के साथ में ही जब उसकी प्रशंसा करेगा तो इसको इनाम भी मिलेगा। तो एक तरह से जो यहाँ पर हकीकत वाली चीजें होंगी वो क्या करेगा, वो उसको छुपा देगा, और केवल तारीफों वाली चीजें ही यहाँ पर क्या करेगा, तारीफों वाली चीजें ही यहाँ पर लिखेगा। ठीक है ना, तारीफों वाली चीजें ही लिखेगा। इसलिए जब भी आप किसी लेखक को पढ़ें जो किसी के दरबार में रहा है, तो हमेशा सोचिएगा कि उसने केवल एक पक्ष को लिखा है, ना कि दूसरे पक्ष को। ठीक है, जब भी आप इतिहास को पढ़ें तो उसमें आप देखिएगा जो लेखक किसी शासक के बारे में लिख रहा है तो उसके बारे में उससे उस लेखक के राजा के साथ में कैसे संबंध है। ठीक ना, इतिहास जब आप पढ़ोगे ऑप्शनल में तो ये आपको पढ़ना होगा कि जब कोई लेखक अगर किसी शासक के बारे में लिख रहा है उसके संबंध कैसे हैं, उसका दरबार में वो अपॉइंट है या फिर क्या, या फिर वो एक तरह से उसका दुश्मन है, या फिर उसको कुछ पुरस्कार नहीं दिया गया। अगर कोई किसी के दरबार में रह के लिख रहा है तो तारीफ करेगा, और दूसरी तरफ अगर कोई लेखक किसी राजा से चिढ़ा बैठा हुआ है तो क्या करेगा, तो उसकी बुराई करेगा। तो यहाँ पर इतिहास को पढ़ने के लिए आपको क्या, ये सब चीजें सोचनी चाहिए। अब देखिए, ये लोग आप लोग डिबेट कर रहे हो ना, ये 9 चैप्टर या फिर 10 चैप्टर है, ये ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के डिफरेंस में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें 9 चैप्टर है, और 9 और 10 चैप्टर पे आप जितना मैटर कर रहे हो यहाँ पे उससे अच्छा समझने पे ध्यान दीजिए। ठीक ना, तो यहाँ पर समझने पे ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर दरबारी कवि है हरिसेन समुद्रगुप्त का, इसलिए वो केवल तारीफ में लिखेगा, क्योंकि ये उसके दरबार में एक कवि के तौर पर अपॉइंट है, और कई सारे विभाग इसको दिए गए हैं एज अ मंत्री, जिसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आपको एक मैप दिया गया है, ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप का यह पूरा मैप है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे, इसमें समुद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में बताया गया है हमें। अब इस मैप को जब आप देखेंगे तो ये मैप आपको अलग अलग जानकारी देगा। ठीक, जब आप एनसीईआरटी को ओपन करेंगे तो ये आपको कलरफुल मैप देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको ग्रीन कलर देखने के लिए मिलेगा, ये पूरा आपका क्या है, पर्पल कलर है, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ब्लू कलर है। तो जब आप एनसीईआरटी को खोलेंगे तो ये मैप कलरफुल दिखाई देगा आपको, और उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत कलरफुल आपको दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है ना, ये मैप आपको कलरफुल दिख रहा है। अब देखो चैट जो चल रही है ना, 8 नंबर 9 नंबर चैप्टर बंद कर दीजिए। चैप्टर ये आपके एनसीईआरटी में भी होगा, ये मैटर नहीं करता 8 नंबर का है कि 9 नंबर का है। जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है वही मेरी एनसीईआरटी में लिखा है, समझने पे ध्यान दो। ठीक ना, ये मैप जब आप देखोगे तो इसमें आप पाएंगे, देखिए जब हम इस मैप को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इस मैप को जो हरिसेन है उसने क्या है, 4 भागों में विभाजित किया है। हरिसेन के द्वारा इस पूरे मैप को 4 भागों में विभाजित किया गया है, और ये चारों भाग हमें क्या है, अलग अलग प्रकार की जानकारी देते हैं। ठीक, इनसे हमें अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है। ये जो मैप है ये हमें बताता है कि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को किस प्रकार से विस्तार दिया। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे समुद्रगुप्त ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य को विस्तार दिया, उसके बारे में यहां पर हम जानने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखिए, सबसे पहले यहां पर आप आएंगे जो ग्रीन कलर है, जिसमें आप देखें कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा, ये शहर आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। ठीक है, अगर हम इन शहरों की बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे ये क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 राज्यों के अंतर्गत आते थे। ठीक, या फिर शासकों थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, इन क्षेत्र के जो शासक हुआ करते थे आर्यवर्त के 9 राज्यों के अंतर्गत आते थे, और इनको किसने हराया था, इनको समुद्रगुप्त ने हराया था, और इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे समुद्रगुप्त क्या कर रहा है, सर मैं पहली क्लास ही देख रही हूँ, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है तो ऑनलाइन नहीं आ पाती। देखिए ये बीच वाला जो क्षेत्र है ना आपका, ये क्या है आपका, ये आपका वो क्षेत्र बताता है जो समुद्रगुप्त ने क्या इनके शासकों को हरा के अपने साम्राज्य में इसको मिला लिया था। ठीक है, अब जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ जो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है समुद्र के किनारे लगा हुआ, या फिर आप बोल सकते हैं उड़ीसा का और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पर आप रेड डॉट देख रहे होंगे। ठीक ना, यहां पर आप क्या है, यहां पर आप रेड डॉट देख रहे होंगे। अब ये रेड डॉट क्या है, ये रेड डॉट के बारे में आप देखेंगे। देखिए
लाल बिंदु हमें राजधानियों को दर्शाता है। ये सारी क्या है, ये सारी राजधानियां हैं यानी कैपिटल हैं अलग अलग साम्राज्यों की। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये जितने भी राज्य हुए इन सभी ने क्या हुआ, युद्ध में हारकर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। ये जितने भी आप राज्य देख रहे हैं समुद्र के किनारे, ये क्या है, ये समुद्रगुप्त से युद्ध में हारे और आत्मसमर्पण कर दिया। किसके सामने, किसके सामने समर्पण किया, समुद्रगुप्त के सामने। अब यहां पर इन राज्यों में और इन राज्यों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। जब आप किसी शासक को हरा देते थे तो क्या करते थे, जब आप किसी शासक को हरा देते थे या तो उसकी हत्या कर देते थे या सामने वाला आपकी अधीनता स्वीकार कर लेता था। अब अधीनता स्वीकार करने का मतलब क्या था, ये राज्य बने रहेंगे और नियमित कर किसे देंगे, नियमित कर देंगे समुद्रगुप्त को। ठीक ना, नियमित कर किसे देंगे, समुद्रगुप्त को देंगे। ठीक है ना, नियमित कर समुद्रगुप्त को देंगे। ठीक, अब इसमें आप आगे आएंगे तो ये तो हमने देख लिया कौन सा, ये हमने देख लिया लाल बिंदु वाला। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये वाला पार्ट निपट गया, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम आते हैं किस पर, अब हम आते हैं पिंक कलर पर। ठीक, अब ये जो पिंक कलर वाला क्षेत्र है इसमें आप देखेंगे कौन कौन से, इसमें आपको असम दिखाई देगा, असम के बाद बंगाल वाला रीजन देखेंगे, बांग्लादेश वाला रीजन देखेंगे वर्तमान में, नेपाल भूटान वाला और ये उत्तर पश्चिम वाला। ठीक है, ये समझ में आया आपको, ये क्षेत्र समझ में आया। देखिए ये क्षेत्र समझ में आ रहा है ना, पूरा मैं मार्क किए दे रहा हूं। ठीक है, जितना भी क्षेत्र ये रेड पेन के अंतर्गत है, अब हम इस क्षेत्र की बात करने वाले हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, ठीक ना। अब यहां पर आप देखिए ये जो क्षेत्र है ये किसे दर्शाते हैं, ये पूरा रीजन आपका उत्तर पश्चिम वाला रीजन है। ठीक है, वर्तमान में यहां पर आप देखेंगे राजस्थान, पंजाब, गुजरात का कुछ भाग और पाकिस्तान का कुछ भाग देखने के लिए मिलेगा। फिर यहां पर आप देखेंगे थानेश्वर वाला रीजन है, बिहार उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, वर्तमान में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम वाला रीजन यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस क्षेत्र को बताएंगे तो ये क्षेत्र कौन सा है, ये इस क्षेत्र के अंतर्गत कई गण और कई संघ आते थे। गण और संघ क्या होता था इसके बारे में हमने बताया। ठीक ना, अब इसमें हमने क्या बताया था आपको, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये पूरा क्षेत्र क्या था, ये पूरा क्षेत्र आपका कैसा था, ये पूरा क्षेत्र आपका गण और संघ के अंतर्गत आता था। अब इसमें जितने भी राज्य हैं ये क्या कर रहे हैं, ये समुद्रगुप्त को नियमित क्या भेजेंगे, नियमित उपहार देंगे। ठीक, ये समुद्रगुप्त को क्या करेंगे, नियमित उपहार देंगे। क्यों देंगे, जिससे इनके ऊपर समुद्रगुप्त क्या करे, आक्रमण ना करे। अब उपहार देने का मतलब क्या है, उपहार देने का मतलब यहां पर है कि वार्षिक कर के रूप में कुछ ना कुछ गिफ्ट करेंगे। अब आप देखते होंगे कि आपके एरिया में कोई प्रभावशाली व्यक्ति होगा, ठीक है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपके एरिया में होगा लेकिन आपसे वो डायरेक्ट कुछ नहीं लेता होगा, तो आप क्या करते होंगे, कोई त्योहार आता होगा, न्यू ईयर आती होगी तो आप क्या करते होंगे, उसका बर्थडे आता होगा तो आप जाके कुछ ना कुछ गिफ्ट देते होंगे। क्यों, क्योंकि आपके व्यवहार उससे अच्छे बने रहे। ठीक है, तो इसी तरह आप देखेंगे जितने भी आसपास के राज्य ये क्या करेंगे, ये नियमित कर भेजते रहेंगे, किसे, समुद्रगुप्त को। ठीक, गिफ्ट के तौर पर। फिर इसमें आप देखेंगे जब आगे आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जब इसमें आप आगे आएंगे तो यहां पर आपको नीला कलर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, उत्तर पश्चिम की जब और अब आगे जाएंगे तो यहां पर आपको नीला कलर का रंग दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर का। ठीक है, यहां पर ब्लू कलर का आपको कलर दिखाई दे रहा होगा। अब ये ब्लू कलर है जो ये किसे दर्शाता है, यहां पर देखेंगे आप अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान का कुछ भाग और नीचे श्रीलंका, ये आपको क्या है, ब्लू कलर दिखाई दे रहे होंगे, नीले कलर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब इन क्षेत्रों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्षेत्र कौन से थे, इन सब को खत्म कर दिया हमने। अब ये दोनों क्षेत्र बचते हैं, ये किस प्रकार के क्षेत्र थे, इनके बारे में जानकारी लेंगे। यहां पर आप देखेंगे इसमें श्रीलंका के शासक भी शामिल थे, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की तथा देखिए ये ऐसे राज्य थे, ये वाले राज्य और ये वाले, इन्होंने क्या किया, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, साथ में अपनी बेटियों की शादी किससे की, समुद्रगुप्त से की। ठीक है, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं, इन्होंने अपनी बेटियों की शादी क्या की, समुद्रगुप्त के साथ की, जिससे क्या संपर्क बने रहे, जिसके संबंध बने रहे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से समुद्रगुप्त विवाह और डर के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। ठीक है ना, तो देख रहे हैं आप कैसे वो अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहा है, विवाह के द्वारा और युद्ध के द्वारा। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे शासक हुए हैं जैसे कि बिंदुसार
और बिंबिसार और अजातशत्रु, बिंबिसार और अजातशत्रु भी अपने शासनकाल में विवाह के माध्यम से और युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है? ये आप लोग जो पीडीएफ मांगते रहते हो, देखो पीडीएफ का एनसीईआरटी में क्या लेके करोगे आप। यहाँ पर बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको कि एक राजा है, एक साम्राज्य है, और वो साम्राज्य के अंदर कैसे कैसे आपको वो अपने साम्राज्य की स्थिति दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको क्या पीडीएफ दूं ये बताओ मुझे आप। जब मैं आपसे बोल चुका हूं कि जल्दी ही हम अपनी रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे, जल्दी ही जब हम अपनी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी तो आपको फिर से ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। वहां पे हम एक्सप्लेनेशन के द्वारा फिर से आपको सब चीज समझाएंगे। तो उस चीज की पीडीएफ लीजिए। एनसीईआरटी पीडीएफ लेके क्या करेंगे, एक एक दो दो पेज की एनसीईआरटी है, उसमें क्या आपको नोट चाहिए ये बताओ मुझे आप। अब इसमें बताइए, इसमें मैंने क्या लिखा, इसमें मैंने लिखा है वंशावलियां। ठीक है, यानी कि अब हम वंशावलियों में बात करेंगे किस प्रकार से इनकी वंशावलियों की वृद्धि हुई। ठीक ना। अब यहां पर मैंने लिखा है कि इन प्रशस्तियों से हमें शासकों के पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त था, इसके पितामह थे जो कौन थे, परदादा थे, फिर इसके दादा थे, पिता थे और माता थी। अब इसमें क्या पीडीएफ चाहिए आपको, इसलिए समझने पे ध्यान दीजिए। ठीक ना, जितना ज्यादा हो सके समझने पे ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी वैसे भी एक एक दो दो पेज के चैप्टर हैं तो आप पढ़ते रहिए उनको। ठीक, अब इन जो अभिलेख लिखे गए हैं, जो यहाँ पर आपको प्रशस्ति लेख मिलते हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है, इनसे हमें राजा और राजकुमारों के इतिहास, जो वंशावलियां थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम इस प्रशस्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे हमें समुद्रगुप्त और उससे पहले जितने भी शासक हुए उनके बारे में जानकारी मिलती है। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे समुद्रगुप्त, उसके पितामह यानी कि परदादा, ठीक है, फिर दादा, पिता और माता के बारे में सूचना मिलती है। क्या सूचना मिलती है, इसकी अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसकी हम चर्चा आगे करने वाले हैं। देखिए, समुद्रगुप्त की माँ, समुद्रगुप्त की जो माँ थी ये कौन थी, एक कुमार देवी थी। किसी अगर वनडे एग्जाम पूछ लिया जाए आपसे कि समुद्रगुप्त की माँ कौन थी, तो ये कुमार देवी थी और लिच्छवीगढ़ से संबंधित थी। जैन और बौद्ध जब हम बता रहे थे आपको, तब भी लिच्छवीगढ़ का यहां पर क्या है, नाम आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है ना, तब भी यहां पर क्या लिच्छवी वंश का शासन नाम आया था। ठीक, पिता कौन थे, पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक, जिन्होंने महाराज धीराज जैसी उपाधियां धारण की थी। अब यहां पर एक बात आती है, यहां पर आप पाएंगे समुद्रगुप्त के पिता कौन है, समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त, यहां पर देख चंद्रगुप्त हैं। ठीक है, जो गुप्त वंश के पहले ऐसे शासक होंगे जो क्या करेंगे, महाराज धीराज की उपाधि धारण करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम से आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की, तो ये कौन होगा, समुद्रगुप्त के पिता होंगे, कौन, चंद्रगुप्त। ठीक है, अब इसमें आगे आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे इनसे पहले जो शासक हुआ करते थे, यानी कि चंद्रगुप्त के पिता और इनके दादा, तो ये कौन सी उपाधि लेते थे, तो यहां पर आप पाएंगे इनके दादा और परदादा महाराज की उपाधि से संतुष्ट रहते थे। ठीक है, अब महाराज की उपाधि से क्या हो रहा है, ये महाराज धीराज की उपाधि ले रहे हैं। आज की डेट में आप देखते होंगे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पदवी को दिखाने के लिए कोई लिखता है श्री श्री 1008। ठीक, तो कोई आते हैं तो लिखते हैं श्री श्री 1000 महामहिम, फिर कोई और आएगा तो लिखेगा श्री श्री पूजनीय 1000 महामहिम। तो इस प्रकार से अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या है, अलग अलग प्रकार की उपाधियां ली जाती हैं। ठीक, अलग अलग प्रकार की जब उपाधियां ली जाती हैं तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये अपने आप को शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक ना, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार आप देखेंगे जब इनके दादा और परदादा होंगे तो वो महाराज की उपाधि संतुष्ट होंगे, लेकिन अब समय जैसे बढ़ता जाएगा तो आसपास के जो छोटे छोटे राजा होंगे वो भी क्या, वो भी महाराज लिखेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये 2 कदम आगे 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 महाराज धीराज कर देंगे अपने आप को। समझ गया, समझ में आ गया। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे हर्षवर्धन और हर्षचरित। हर्षवर्धन कौन है, एक शासक है, और हर्षचरित क्या है, इससे संबंधित एक पुस्तक है। समुद्रगुप्त हो गया, अब हम आएंगे हर्षवर्धन पर। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में हमें एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो यहां पर पता चलता है कि एक मिनट, हर्षवर्धन जैसे जितने भी शासक हुए हैं इनके बारे में हमें अभिलेखों से और सिक्कों से जानकारी मिलती है। ठीक है, हर्षवर्धन आज का हमारा दूसरा शासक है और इन शासकों के बारे में हमें क्या, इन शासकों के बारे में हमें अभिलेखों और सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, वहीं
हमें कुछ शासकों के बारे में उनकी जीवनी से प्राप्त पता चलता है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी शासक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कैसे लेते हैं, तो हम उसके अभिलेख पढ़ते हैं और उनके सिक्कों से जानकारी लेते हैं। जैसे कि समुद्रगुप्त हमें मुद्राओं के ऊपर क्या बीड़ा बजाते हुए दिखाई देता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के टाइम की मुद्राएं देखेंगे तो हमें ये मुद्राओं के ऊपर बीड़ा बजाते हुए दिखाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या संगीत प्रेमी था। इसी प्रकार अशोक के बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो अशोक के जितने भी स्तंभ लेख शिलालेख हैं इनके पढ़िए आप, तो इससे उनकी जानकारी मिलेगी। वही अगर कुछ शासकों को हम देखते हैं तो कुछ शासकों ने क्या किया, अपनी किताब लिखी, मतलब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ठीक है, अपनी जीवनी लिखी। तो इसी प्रकार आप देखेंगे हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई किताब कौन सी थी, हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई किताब थी हर्षचरित। ठीक है, हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई किताब थी हर्षचरित। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे इसमें से एक प्रमुख है हर्षवर्धन। इन्होंने क्या किया, लगभग 1400 से लेके 1500 वर्ष के शासन किया था। ठीक है, हर्षवर्धन का जो शासनकाल था कितना था, 14 से लेके 1500 वर्ष। ठीक, इस 1400 से लेके 1500 ईस्वी के मध्य में इसने शासन किया था। ठीक है, अब हर्षचरित यहां पर देखेंगे, हर्षचरित की रचना किसने की थी, बताइए, हर्षचरित की रचना किसने की थी। ठीक, हर्षचरित की रचना किसने की थी। देखिए यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर मैंने इसका टाइम पीरियड नहीं बताया है, मैंने बताया कि इतने वर्ष पहले इसने शासन किया था, 14 से लेके 1500 वर्ष पहले, वर्तमान से। ये बात बताइए मैंने, 1400 से लेके 1500 वर्ष पहले इसका शासन था। नहीं तो कोई लोग बोलने लगे कि इसका शासनकाल कब था। ठीक है, तो 1400 से लेके 1500 वर्ष पहले इसका शासनकाल हुआ था। हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने। अब यहां पर आप देखेंगे हर्षचरित किसकी जीवनी है, हर्षचरित हर्ष की जीवनी है, जिसका लेखक किसने किया, जिसका लेखन बाणभट्ट ने किया है। ठीक, और बाणभट्ट ने इसे संस्कृत में लिखी है। अगर किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है, तो किस भाषा में लिखी गई है, ये लिखी गई है आपकी संस्कृत भाषा में। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे एक इसी प्रकार एक चीनी यात्री कौन, वेनसांग। ये काफी फेमस चीनी यात्री है। किसके समय आएगा, ये जो चीनी यात्री है आपका, ये हर्ष के दरबार में आएगा। ठीक है, तो ये जो चीनी यात्री है किसके दरबार में आएगा, हर्ष के दरबार में। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे हर्ष शासक कब बना था, हर्ष जब शासक बना था तो इसके पिता की और इसके बड़े भाई की दोनों की हत्या हो गई थी। उसके बाद हर्ष को यहां पर क्या है, शासनकाल मिलेगा। ठीक, और उसके बाद ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठेगा, जब इसके बड़े भाई की और इसके पिता की हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद शासक कौन बनेगा, हर्ष बनेगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे थानेश्वर पर कौन है, हर्ष है। और इसी के साथ कन्नौज नाम की एक जगह देखी होगी आपने। वर्तमान में कन्नौज कहां पर है, वर्तमान में अगर कन्नौज की बात करते हैं तो ये कहां पर है, बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक ना, तो यहां पर आप देखेंगे कन्नौज जो जगह है, यहां पर कौन शासन कर रहा है, यहां पर हर्ष का बहनोई शासन कर रहा है। बहनोई कौन होता है, अपनी जो जिसकी किसी की सिस्टर हो उसका हस्बैंड कौन होता है, बहनोई होता है। तो यहां पर आप देखेंगे उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। ठीक है, कन्नौज के शासक कौन था, हर्ष का बहनोई, यानी कि हर्ष जो हर्ष की बहन थी उनका हस्बैंड। ठीक है, उसका पति कहां पर था, कन्नौज में था। तो यहां पर आप देखेंगे कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। और यहां पर एक शासक था बंगाल का शासक क्या करेगा, बंगाल का शासक कन्नौज पर आक्रमण करेगा और हर्ष के बहनों की हत्या कर देगा। ठीक, यहां पर आप देख रहे हैं हर्ष की बहनों की हत्या कर देगा कौन, बंगाल का शासक, और फिर वापस चले जाएगा अपने साम्राज्य में। और कन्नौज यहाँ पे जो बहन है इसकी, किसकी, हर्ष की जो बहन है वो आत्महत्या करने के लिए चली जाएगी कहां पर, जंगलों में। ठीक है, ये आपको किताब पढ़ेंगे ना उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। जब आप इसकी जो एक्चुअल किताबें हैं, जब फिर हम अपनी अगली क्लासों में आएंगे तब आप ये कहानी पूरी सुनेंगे। कहानी ऐसी थी कि हर्ष कहां पर है, थानेश्वर में है। ठीक, इसका बहनोई कन्नौज में है। इसके बहनोई की और बंगाली शासक के बीच में युद्ध होता है। तो इसमें कन्नौज का जो शासक था यानी कि हर्ष का बहनोई, उसकी हत्या कर दी जाती है। कौन के द्वारा, बंगाल के शासक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जब इसकी हत्या की जाती है तो इसकी बहन सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए चली जाती है जंगल में। जब ये जंगल में जाएगी तो हर्ष को इसकी सूचना मिलेगी। ठीक, हर्ष को जब इसकी सूचना मिलेगी तो हर्ष क्या करेगा, हर्ष जाएगा जंगल में अपनी बहन को बचाने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी अतिशयोक्ति वाली बात है। अगर किसी को आत्महत्या ही करनी है तो इतने बड़े बड़े महल होते थे, कहीं से भी कूद के कर देती। ठीक,
और उसके बाद उस टाइम कोई कम्युनिकेशन तो था नहीं कि टेलीफोन थे, मोबाइल थे, ठीक है, टेलीफोन और मोबाइल थे नहीं। अब जब इसकी बहन निकली तो कोई ना कोई सूचना देने तो हर्ष के लिए गया होगा कि तुम्हारी बहन आत्महत्या करने जा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये बैठी कहाँ पर, इंतजार करती नहीं कि हर्ष आएगा और इनको बचाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये इतिहास में एक तरह से द्वंद्व है। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास पूरी क्या है, इतिहास पूरा जो एक्चुअल घटित हुआ है वो हमें पता नहीं है, कुछ चीजें कहानियों पर आधारित हैं। अब ये बताइए, किसी को अगर आत्महत्या करनी भी हो तो कितनी देर की प्रोसेस होती है, 5 मिनट की। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो वो आत्महत्या करने के जंगल जाएगी, हर्ष उसके पीछे पीछे जाएगा और ढूंढ भी लेगा, तब तक ये बैठी रहेगी। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं इतिहास जब भी पढ़ो तो हमेशा क्या है, बौद्धिक जुगाली करो, हर चीज पर सोचो, एक एक चीज पर। इसी प्रकार मैं आपको हर बार बताता हूं, जैसे कि क्या, जैसे कि मुगल वंश में हुमायूं के बारे में जो किताब आती है काफी फेमस है, नाम नहीं लूंगा उसका मैं, आप लोग समझ जाएंगे, 100 या 110 की आती है, ठीक है, और ब्लू कलर की होती है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, आप हर स्टूडेंट के पास लगभग मिल जाती है, वनडे एग्जाम के पास सबके पास। उसमें आप पढ़ोगे किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। उसमें लिखा हुआ है पहली लाइन, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं दिल्ली का शासक बनेगा और हुमायूं गिरते पड़ते शासक बनेगा और गिरते पड़ते मर जाएगा। बस ये 3 से 4 लाइन में उसका कैरेक्टर क्या है, समेट दिया गया है। लेकिन जब एक्चुअल में आप हुमायूं को पढ़ेंगे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपसे अगर पूछा जाए कि मध्यकाल में आप मुगल वंश में किस एक व्यक्ति का कैरेक्टर निभाना चाहेंगे तो आप हुमायूं को चुनेंगे। इतने बेहतरीन काम हुमायूं अपने जीवन में करेगा। ठीक है, इस चीज को हम कब देखेंगे, इस चीज को हम मध्यकाल में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए जो कन्नौज का शासक कौन है। अब यहां पर हर्ष ने अपनी बहन को बचाया और उसके बाद इसको जो बंगाल का शासक था इसकी हत्या करेगा, इससे बदला लेगा और कन्नौज का शासक भी बन जाएगा। ठीक है, अब एक तरह से आप देखिए थानेश्वर और कन्नौज दोनों पर कौन शासन करेगा, थानेश्वर और कन्नौज पर दोनों पर शासन करेगा आपका हर्ष। हुमायूं, ठीक ना, हुमायूं के बारे में हम बाद में बात करेंगे, केवल मैंने आपको बताया है। ठीक, और उसमें एक चीज और देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि हुमायूं की मृत्यु कहां होगी, दीनपराय नाम के पुस्तकालय से। एक तरफ तो उसे गंजेड़ी घोषित कर दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा कि नशा करता था, ये करता था, उसके दोबारा बता रहे हैं आप क्या कि किताब के पुस्तकालय से गिर के उसकी हत्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। अभी बताइए कोई व्यक्ति अगर नशेड़ी होगा वो किताब पढ़ेगा, पुस्तकालय क्यों जाएगा, वो ये बताइए मुझे आप। तो यहां पर आप देखेंगे अपने अधीन कर लिया, ठीक है, और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक, अब यहां पर देखिए हर्ष जो है थानेश्वर पर और कन्नौज पर दोनों पर शासन करेगा। ठीक, अब ये तो हमने बात की किसकी, ये हमने बात की अपने चीजों के बारे में, यानी कि हर्ष को देखा हमने, समुद्रगुप्त को देखा। अब इसके बाद जो बाकी के और शासक है उनके बारे में देखते हैं, कौन, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय। इनके बारे में आज हम क्या है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। पल्लव और चालुक्य कहां थे, दक्षिण में। दक्षिण से मतलब ये जो आप देख रहे हैं पूरा रीजन, जो भारत का दक्षिणी भाग है नीचे का, ये पूरा क्या है आपका, ये दक्षिण का रीजन आता है, यानी कि महाराष्ट्र से नीचे लेके नीचे तक जितने भी राज्य होंगे आपके, ये क्या है, ये आपके दक्षिण के राज्य होंगे। ये इतिहास का खुद ही कंफर्म नहीं होता, कहीं भी आत्महत्या करने वाला तो बताएगा भी नहीं। हाँ बिल्कुल, आत्महत्या करने वाला तो बताएगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन ये जंगल में जा रहे हैं और फिर पता भी चल रहा है वो बचाने भी जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरा जो क्षेत्र आपका महाराष्ट्र के नीचे का क्या है आपका, ये दक्षिण के नाम से जाना जाता है। ठीक, चिंता मत करो, जितनी मिथ्स है ना हिस्ट्री में सब क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखिए पल्लव और चालुक्य कहाँ है, दक्षिण में, दक्षिण की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में। अब मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े और पैसे वाले जितने साम्राज्य हुए दक्षिण में क्यों हुए, कल मैंने आपको एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया था। क्योंकि उत्तर में पूरा साम्राज्य कौन है, उत्तर में यहाँ पे और ही भारतीय साम्राज्य हैं। तो जितने भी आपके मध्य एशिया से हमलावर आएंगे पहले क्या करेंगे, उत्तर में हमला करेंगे। दक्षिण तो सुरक्षित है आपका, यहाँ पर पूरा समुद्र है, तो यहाँ पर इतनी बोट इतनी नाव अभी क्या है, इतनी ज्यादा यहाँ पर विकसित नहीं हुई है कोई दक्षिण से हमला कर सके। तो ये जो राज्य हैं इन्हें अपना विकास करने के लिए काफी क्या है महत्वपूर्ण समय मिल जाएगा। ठीक है, अब पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कहां पे, कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में से लेकर कावेरी डेल्टा तक था। ठीक, अब जो पल्लव शासक थे इनका जो राज्य था, इनका राज्य कहां था, इनकी पहले तो राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली हुई थी। ठीक है,
ठीक, अब इसमें आप देखेंगे चालुक्यों का राज्य, जब आप देखेंगे तो चालुक्यों का देखिए, जो रेड कलर का पूरा आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे जो पिंक येलो कलर का देख रहे हैं, ये क्या आपका पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी वर्तमान देखें कहां देखने को मिल रहा है आपका, केरल, तमिलनाडु और कुछ भाग आपका आंध्र प्रदेश का। वहीं अगर हम बात करते हैं चालुक्य डायनेस्टी की, तो ये आप कहां पर देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जो आपका आंध्र प्रदेश वाला, तो आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना अलग हुआ है वो वाला रीजन, और कर्नाटक वाला रीजन, और यहाँ पर महाराष्ट्र का थोड़ा सा रीजन, और यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा नीचे, केरल का थोड़ा सा भाग, ठीक है। यहाँ पर कौन है आपका, यहाँ पर चालुक्य है और नीचे आपका पल्लव है। अब इन दोनों की बाउंड्री आपस में क्या है, इन दोनों की बाउंड्री आपस में टच हो रही है, यानी कि शेयर हो रही है। जब दो देशों की बाउंड्री आपस में शेयर होगी तो क्या होगा, तो विवाद होगा। क्यों, एक दूसरे क्षेत्र को इनक्रोच करने का, एक दूसरे क्षेत्र को कब्जा करने का। अब यहां पर आप देखेंगे चालुक्यों की राजधानी कहां थी, एहोल थी, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी कहां थी, एहोल थी, और पल्लवों की कहां थी, कांचीपुरम थी, ठीक है। अब इसमें आप देखें यह एक क्या है, यह एक धार्मिक केंद्र के रूप में विख्यात हुआ। अब आपको ये सोचना चाहिए, उत्तर भारत में हमें बड़े बड़े मंदिर नहीं दिखाई देते, उत्तर भारत में हमें इतनी अच्छी संस्कृति दिखाई नहीं देती हिंदुओं की, जितनी आपको दक्षिण भारत में दिखाई देती है, ठीक। ये सारी बातें आपकी क्या है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग से बताता हूं, ठीक। ये बातें एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अलग से बताता हूं। आपने कभी सोचा है कि उत्तर भारत में हमें इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों देखने के लिए नहीं मिलते जितने बड़े बड़े मंदिर दक्षिण भारत में, बताइए। और इतने समृद्धशाली साम्राज्य हमें देखने के लिए क्यों नहीं मिलते उत्तर भारत में जितने दक्षिण भारत में, कोई बता सकता है। देखिए उत्तर भारत जो आपका है, इसमें आप कहेंगे प्राचीन काल से ही कोई ना कोई समय के साथ क्या है, अटैक कर रहा है। पहले कौन आएगा, पहले यहाँ पे सिकंदर आया, फिर उसके बाद आप देखेंगे अरब आए, तुर्क आए, फिर मंगोल आए, कई तरह के आक्रमण यहाँ पे होते रहते हैं। तो उत्तर भारत का पूरा रीजन ही अपनी सुरक्षा में और अपने साम्राज्य को रक्षित करने में लगा रहेगा। दक्षिण वाला पूरा इन घटनाओं से क्या है, सुरक्षित है। जब तक उत्तर भारत में कोई ऐसी ताकत नहीं आएगी जो क्या करेगी, पूरे उत्तर भारत को कंट्रोल करेगी, तब तक यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। नीचे से पूरा समुद्री क्षेत्र है, तो यहां से भी कोई अटैक नहीं कर सकता। तो इन्हें भरपूर समय मिलेगा काय का, स्थापत्य का, इन्हें पूरा समय मिलेगा काय का, स्थापत्य का। आप मुझे एक बात बताइए, मुगल काल में, मुगल काल की अगर हम बात करते हैं तो शुरू के दो शासक कौन, बाबर और हुमायूं। बाबर और हुमायूं के कार्यकाल के हमें बड़ी बड़ी इमारतें नहीं मिलती। जब हम देखते हैं यहाँ पर कौन, जहांगीर, अकबर, और अकबर के बाद के और शासक, उनके समय में हमें बड़ी बड़ी इमारतें मिलती हैं। क्यों, बाबर और हुमायूं ने इमारतों का निर्माण क्यों नहीं करवाया, बताइए बताइए। कि जो बाबर और हुमायूं के समय हमें बड़ी बड़ी इमारतों को देखने के लिए नहीं मिलता, बल्कि जो अकबर आएगा उसके समय से हमें यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें देखने के लिए मिलती हैं। तो आप एक चीज बताइए, अगर आप स्थापत्य पर ध्यान देना चाहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों को बनवाना चाहते हैं, उसके लिए क्या चाहिए आपको, उसके लिए समय चाहिए, ठीक। यहां पर आप देख रहे हैं बाबर जैसे ही भारत में आएगा 1526 में, 1526 पानीपत, 1526 खानवा, 1527 फिर से, 1528 में फिर से युद्ध करेगा, 1529 में फिर से युद्ध करेगा अफगानों के साथ में। फिर देखेंगे आप किसी न किसी के साथ में युद्ध में संलिप्त है, वो टाइम ही नहीं मिलेगा उसको। 1530 में उसकी हत्या कर दी जाएगी, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। वहीं आप देखेंगे हुमायूं जैसे ही शासक बनेगा तो दक्षिण में एक शासक है और उत्तर में आपका कौन है, शेरशाह सूरी। उनसे युद्ध करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देगा, फिर भाग जाएगा कहां पे, भाग जाएगा ईरान की तरफ। जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक वो वापस लौट के नहीं आएगा हुमायूं, और जैसे ही वापस लौट के आएगा तो उसकी क्या मृत्यु हो जाएगी सीढ़ियों से गिरकर। तो इन लोगों को कभी भी इतना समय नहीं मिला कि ये रुककर स्थापत्य पर ध्यान दे सकें। अकबर जब आएगा तो उसे एक बड़ा साम्राज्य मिलेगा, बड़े साम्राज्य का संसाधन मिलेंगे, और एक लंबा समय मिलेगा कि वो अपने साम्राज्य के अंतर्गत बड़ी बड़ी इमारतों को बना सके, ठीक ठीक है। भाग जाएगा, सही है, एक तरह से भागा ही है वो, शेरशाह की दूरी के डर की वजह से एक तरह से भागा ही तो है वो। आप देखेंगे जब हम उसमें आएंगे अपनी किताब क्लासेस में, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे शेरशाह बंगाल में इसको घेरेगा, ठीक, कैसे शेरशाह बंगाल में इसको घेरेगा, और फिर बड़ी मुश्किल से बच के निकलेगा वहां से, मर गया होता यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो बच के निकलेगा, फिर कहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पर आएगा क्या बोलते हैं गुजरात में, वो शासक भी इसे नहीं शरण देगा, फिर भाग जाएगा कहाँ पे, ईरान में। शब्द सही यूज किया है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो संघर्ष किया है उसने थोड़े से समय में, बहुत काबिले तारीफ है, उसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक।
अगर उसकी आलोचना की जा रही है तो उसके कुछ ऐसे पक्ष भी होते हैं, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे देश की आप एक समस्या देखिए, जब तक कोई व्यक्ति सफल नहीं होता और उसके अंदर लाख अच्छाइयां हो तो लोगों को उसको क्या है, सारी अच्छाइयों के बदले उसकी एक बुराई सभी पर हावी हो जाती है। इस बात से आप एग्री होंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है, अगर 28 साल का भी हो गया और जॉब नहीं लग रही है उसकी, तो लोग क्या एक शक की नज़र से देखते हैं उसे, चाहे उसने दिन रात मेहनत की हो, उसके अंदर लाख अच्छाइयां हो, लोगों से मदद करता हो, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है ना। इस चीज से मानोगे, उसकी कोई नहीं सुनता। बल्कि आप यहां पर देखो, कोई व्यक्ति अगर नकल करके भी एग्जाम पास कर देगा, चीटिंग करके भी एग्जाम पास कर देगा, तो लोग कहेंगे हाँ इसने बड़ी मेहनत की थी। तो ये हमारा समाज है। हम उसकी किसी एक व्यक्ति की अगर बुराइयों को देखते हैं तो उसकी अच्छाइयां भी देखनी चाहिए। कोई एक पेपर या फिर एक पेपर का टुकड़ा आपकी काबिलियत को डिसाइड नहीं करता यहाँ पे, ठीक। इस चीज को याद रखना हमेशा। इसलिए लोगों की बातों में नहीं आनी है। बहुत मजा आने वाला है हिस्ट्री में। सारी चीजें हम क्या करेंगे, स्टोरी के फॉर्मेट में लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, चालुक्यों की राजधानी कहां है आपकी, एहोल है, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी कहां पर है, एहोल है। साथ में लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, चैनल को सबसे, और शेयर भी कर दिया करो। पल्लव और चालुक्य, मैंने आपको बताया था एक दूसरे से सीमा टच हो रही है तो क्या होंगे, एक दूसरे की सीमा में आते जाते रहेंगे, ठीक। काय के लिए आते जाते रहेंगे, हमला करने के लिए, और एक दूसरे की राजधानी को क्या करेंगे, निशाना बनाएंगे। फिर यहां पर आप आगे आएंगे, चालुक्यों में सबसे प्रसिद्ध कौन था, पुलकेशिन था। चालुक्यों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, पुलकेशिन था। इसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, इसका दरबारी कवि था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि था, रवि कीर्ति दरबारी कवि था। कर दिया लाइक शेयर सब्सक्राइब। यहां पे आप देखेंगे रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि था, ये था आपका पुलकेशिन का। तो जितने भी दरबारी कवियों के नाम मैं बता रहा हूं, इनको आपको क्या है, लिखते चलना है। इनको हर्ष का कौन है, हर्ष का हरिसेन, ठीक। और सॉरी, हर्ष का बाणभट्ट, हरिसेन नहीं, बाणभट्ट, मिसलेप ऑफ टंग हो गया। यहां पे मैंने आपको बताया था हर्ष का दरबारी कवि कौन था, बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। और यहां पर मैंने आपको बताया था कौन, समुद्रगुप्त का कौन था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन बताया था, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। सर पहले मुझे हिस्ट्री बहुत ज्यादा बोरिंग लगती थी, बट सर अब इंटरेस्टिंग लगने लगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक ना। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर जब आप आगे आएंगे तो यहां पर आप पाएंगे रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई, रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि है, रवि कीर्ति दरबारी कवि है पुलकेशिन का। इन चीजों को आप नोट कर लेना, ठीक है। जितने भी मैं आपको ये दरबारी कवि बता रहा हूं नोट कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो पेपर था आज हमने इसको डिस्कस किया, आरओ का, यूपी का, ठीक है। उसमें आप पाएंगे मैचिंग करने के लिए दिए गए हैं, किस शासक के संबंधित किस शासक की नियुक्ति की गई थी या किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। इसलिए हो सकता है इस बार पूछ ले कि किस शासक के दरबार में कौन सा दरबारी कवि था। फिर यहां पर आप देखेंगे पुलकेशिन का चाचा राज्य, पुलकेशिन जो शासक था, इसको राज्य की प्राप्ति कैसे हुई थी, इसका चाचा यहां पर शासन करता था, ठीक। इसको अपने चाचा से राज्य प्राप्त हुआ था, किसको, पुलकेशिन को, ठीक। ठीक है। अब देखिए आपको एक बात बताता हूं, आज ही सऊदी अरब के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, जो आप देख रहे हैं इजराइल का और फिलिस्तीन का, यानी कि गाजा वाला जो क्षेत्र है इसमें विवाद चल रहा है, ठीक। तो जो सऊदी के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है, अभी कुछ देर पहले ही आया होगा। अभी मैं जो क्लास बीच में गैप थी उसमें देख रहा था, न्यूज़ सर्च की थी, तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो फिलिस्तीन है या फिर जो गाजा के लोग हैं उनको भारत से सीखना चाहिए, ठीक ना, उनको भारत से सीखना चाहिए। अब बात आती है कि उनको भारत से क्या सीखना चाहिए, कि मिलिट्री पावर कितना बड़ा बना जा सकता है, या फिर इतना बड़ा क्षेत्र कैसे बना जा सकता है, या फिर जनसंख्या कैसे बढ़ाई जाती है, ये सीखना चाहिए। नहीं, उन्होंने बोला कि भारत ने उस समय संघर्ष किया था जब सारे देश क्या है, अपने अपने विकास में लगे थे, इतनी बड़ी सोशल मीडिया नहीं थी, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म नहीं थे। उसके बाद भी भारत ने एक ऐसी शक्ति के सामने बिना हथियार उठाए युद्ध किया, बिना हथियार उठाए संघर्ष किया, और एक क्या अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी प्राप्त की, ठीक ना। उसी प्रकार गाजा के लोगों को क्या करना चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। हिंसा से क्या होगा, आप इजराइल में घुसे, आपने 100 को मारा, इजराइल ने आपके यहाँ पर घुस के क्या, इजराइल ने आपके देश में घुस के क्या किया, एक बिल्डिंग सही नहीं छोड़ी। इसीलिए उनका जो स्टेटमेंट है आज की डेट में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
ठीक ना। स्टेटमेंट था कि जो फिलिस्तीन की जनता है, फिलिस्तीन की जो गाजा है, उनको भारत से सीखना चाहिए, ठीक ना। जरूर बताएं सर युद्ध क्यों हो रहा है। ये जो युद्ध हो रहा है ना, इसके ऊपर सुनील सर ने एक पूरा वीडियो बनाया है और काफी अच्छे से उसको बताया है कि युद्ध का जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है वो क्या है। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर 3 जो समुदाय है, 3 धर्म है। आपका कौन सा? यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियन। ये तीनों की पवित्र भूमि मानी जाती है। एक एरिया है 500 मीटर का। ये 500 मीटर का एरिया तीनों लोग अपना अपना क्या है, दावा करते हैं। यहूदियों के लिए कहा जाता है ये सबसे पवित्र है, यहाँ पर इनके पुराने मंदिर हुआ करते थे। इस्लाम बोलता है कि इस्लाम में जो किताबें लिखी गई हैं, वो लोग बताते हैं कि इस्लाम के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण स्थल हुए हैं। पहला कौन सा था? मक्का, दूसरा मदीना, तीसरा अल अक्सा मस्जिद। यहीं पर आपको क्या है, अल अक्सा मस्जिद दिखाई देगी जेरूसलम में, जो कहां पर? इजराइल में है, ठीक। जेरूसलम में आपको अल अक्सा मस्जिद दिखाई देगी। इसका महत्व क्या है? इनके जो मोहम्मद पैगंबर थे इस्लाम धर्म में, वो घोड़े के ऊपर बैठकर कहाँ जाते हैं? आसमान में जाते हैं और अल्लाह से ज्ञान प्राप्त करके आते हैं और नीचे लौट के जब आते हैं तो इसी अल अक्सा मस्जिद में जो उनके अनुयायी थे उनको आगे का ज्ञान देते हैं। यहीं से खलीफा आना शुरू होंगे, ठीक। तो इस्लाम के लिए और यहूदियों के लिए और साथ में क्रिश्चियन के लिए। क्रिश्चियन बोलते हैं कुछ जो उनके ईसा मसीह थे, उनका जो क्रूसेड हुआ था, सूली पर चढ़ाया गया था और एक उनको कब्र में दफन किया गया था। तो इसमें आप पाएंगे जो कब्र में दफन किया गया था वो स्थान भी कहाँ पर है? वो स्थान भी जेरूसलम में है। एक तो धार्मिक कारण है, दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे एक क्या है, जनसंख्या स्थापित करने का। इजराइल पहले यहाँ पर यहूदी लोग रहा करते थे, धीमे धीमे यहूदियों को यहाँ से हटाया गया। यहूदियों को हटाया गया तो फिलिस्तीन वाले लोग यहाँ पर आने लगे। सॉरी, फिलिस्तीन और फिलीपींस एक जैसा नाम है, इसलिए बार बार स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। क्या? फिलिस्तीन, ठीक है। फिलिस्तीन के लोग यहाँ पर आके रहने लगे। फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने यहाँ पर फिर से यहूदियों को बसाया, पैसे दिए और हथियार दिए। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया? अपनी टेक्नोलॉजी विकसित की और जितने भी यहाँ पर फिलिस्तीन के लोग थे इनको यहाँ से हटाना प्रारंभ किया और अपनी जनसंख्या बढ़ानी शुरू की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, पूरा एक वीडियो है, इसको आप जरूर देखिएगा। मैंने शॉर्ट में बताया है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, अच्छे से सर ने इसको एक्सप्लेन किया है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे दिलवा दूंगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को आप जरूर पढ़िएगा। सऊदी के एक प्रभावशाली व्यक्ति है, उनके द्वारा दिया गया है कि जो वहां पे गाजा पट्टी के जो लोग हैं उन्हें भारत से सीखना चाहिए। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में जो राज्य एक मिनट, अब यहां पर देखिए, रवि कीर्ति ने लिखा है कि पुलकेशिन ने हर्ष का साम्राज्य विस्तार को रोका। अब यहां पर मैंने आपको बताया था, यहां पर जब हम लौट के आएंगे, देखिए यहां पर आप पाएंगे जो पुलकेशिन का साम्राज्य है, पुलकेशिन साम्राज्य हर्ष क्या करेगा? धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन पुलकेशिन इसको रोक देगा, ठीक है। रवि कीर्ति बताता है कि पुलकेशिन हर्ष अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था दक्षिणी तरफ, ये साम्राज्य विस्तार करने से इसको रोक देगा। अब यहां पर एक शब्द होता है हर्ष। हर्ष का मतलब क्या होता है? हर्ष का मतलब होता है आनंदित होना, ठीक है। हर्ष का मतलब होता है आनंदित होना। तो यहां पर जो रवि कीर्ति है ये लिखता है हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि जैसे युद्ध हारेगा तो क्या बोलेगा रवि कीर्ति बोलेगा हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, ठीक है। फिर आगे आएंगे तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पल्लव राजाओं पर भी आक्रमण किया गया, तो उन्होंने क्या किया? कांचीपुरम में शरण ली थी। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में आपको ऐसे दिया गया है। अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें यहां से शुरू होंगी, ठीक। राज्यों का प्रशासन। आज की डेट में आप देखेंगे यूपीएससी में या फिर किसी भी एग्जाम में युद्ध से संबंधित चीजें आपसे कम पूछी जाती हैं और जो आपकी प्रशासन से संबंधित होती हैं, गवर्नेंस से संबंधित होती हैं, ज्यादा पूछी जाती हैं। तो यहां पर आप देखिए राज्यों का प्रशासन, यहां पर आप पाएंगे जो राज्यों का प्रशासन चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी? पैसे की। तो ये जो राज्य हैं ये क्या करेंगे? भूमि कर की प्राप्ति से अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाएंगे, यानी कि भूमि कर यहां पर सबसे महत्वपूर्ण आपको कर दिखाई देगा, जिससे ये राज्य क्या संपन्न होंगे, ठीक। फिर यहां पर आप देखेंगे गांव प्रशासन की प्राथमिक इकाई थी। हम क्या बोलते हैं? कुल, जन, ग्राम, राष्ट्र बोलते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे गांव जो था प्रशासन की सबसे प्राथमिक इकाई थी, ठीक है। सबसे प्राथमिक इकाई क्या थी? यहाँ पे गांव देखने के लिए मिलता है, यानी ग्राम।
वर्तमान में अगर हम देखते हैं प्रशासन की इकाई तो क्या होती है, एक देश, देश के अंतर्गत कई सारे राज्य, कई सारे राज्यों के अंतर्गत संभाग, और संभाग के अंतर्गत जिले, जिले के अंतर्गत तहसील, और तहसील के अंतर्गत ग्राम। तो यहां पर आप देखें ग्राम प्रशासन की प्राथमिक इकाई थी। प्रभावशाली व्यक्ति जो हुआ करते थे उनको समर्थन पाने के लिए क्या किया जाता, राजा द्वारा उनको महत्वपूर्ण पद दिए जाते थे। अब वर्तमान में आप देखेंगे गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट बनने के बाद जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं या फिर प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उनको खुश करने के लिए क्या किया जाता था, उनको खुश करने के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं। भारत में ये कम होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई देगा। यहाँ पर जहाँ पर राजतंत्र होता है वहाँ पर ये समस्या आपको ज़्यादा दिखाई देगी। जो राजा बनेगा वो क्या करेगा, अपने समर्थकों को या फिर जो उसके साम्राज्य में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको क्या करेगा, महत्वपूर्ण पद देगा, जिससे वो उसका समर्थन पा सके। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद एवं वंशानुगत कर दिए गए। कई सारे महत्वपूर्ण पद ऐसे थे जिनको वंशानुगत कर दिया गया, यानी कि एक व्यक्ति के बाद दूसरा व्यक्ति यहाँ पर स्थापित होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे एक ही व्यक्ति के पास अनेक अनेक महत्वपूर्ण पद दिए गए, यानी कि एक व्यक्ति के पास ही कई सारे विभाग दे दिए गए। वर्तमान में भी हम देखते हैं क्या होता है, वर्तमान में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मंत्री होता है, कई सारे मंत्री ऐसे होते हैं जो एक विभाग के साथ अपना पूरा कार्यकाल निकालते हैं, और कई सारे मंत्री ऐसे होते हैं जिनको कई प्रकार के मंत्रालय दिए जाते हैं एक ही बार में। इसी प्रकार आप देखेंगे वर्तमान में आप देखेंगे क्या, राज्यों में एक नई अवधारणा आई है, कौन सी, उप मुख्यमंत्री की। उप मुख्यमंत्री कोई नाम तो होता नहीं है, कोई ऐसा पद तो है नहीं, लेकिन उसको 3 से 4 विभाग दे दिए जाते हैं और एक टाइटल दे दिया जाता है, आप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब आप काम के हिसाब से देखेंगे तो उसकी वैल्यू एक मंत्री से ज़्यादा नहीं होती, ठीक ना, उसकी वैल्यू एक मंत्री से ज़्यादा नहीं होती। बस जैसे छोटे बच्चों को अपन शांत करने के लिए क्या करते हैं, चॉकलेट दे देते हैं, तो यही उप मुख्यमंत्री वाली चॉकलेट वर्तमान में इन लोगों को दे दी जाती है। अब इसमें आप देखेंगे एक व्यक्ति के पास कई सारे महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे, जैसे कि हरिसेन के बारे में मैंने बताया था क्या, ये दरबारी कवि था, लेकिन दरबारी कवि होने के साथ साथ ये क्या था, कई सारे मंत्रालयों का विभाग भी रखता था अपने पास, जैसे कि महादंड नामक, ठीक है, महादंड नामक, कुमारामात्य, ये दोनों एक मंत्री थे या फिर मंत्रियों के पद थे। युद्ध और शांति विषयों का भी मंत्री था। देख रहे हैं 3-3, 4-4 विभाग लिए बैठा है कौन, हरिसेन, और दरबारी कवि तो है ही साथ में। तो दरबारी कवि होने के साथ साथ इसे कई सारे विभाग दिए गए थे। ठीक, तो इसी प्रकार आप देखेंगे पहले तो जो पद थे महत्वपूर्ण उसे वंशानुगत कर दिया गया। वंशानुगत से मतलब अगर कोई व्यक्ति राजा है या फिर कोई मंत्री प्रधानमंत्री है तो उसका बेटा ही क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। कोई व्यक्ति अगर सेना का अधिकारी है तो उसका बेटा ही सेना का अधिकारी बनेगा। ये पदों को वंशानुगत कर दिया गया प्रशासन के अंतर्गत, ठीक है। तो एक व्यक्ति को अनेक अनेक महत्वपूर्ण पद दिए गए। फिर यहां पर आप देखेंगे एक नई प्रकार की क्या सेवा प्रारंभ की गई। कौन सी प्रकार की, अभी यहां पर आप देखेंगे जब हमने प्राचीन काल में बात की थी, मौर्य जैसे साम्राज्य में क्या होता था, मौर्य जैसे साम्राज्य में स्थायी सेना रखने का प्रावधान था। मैंने आपको बताया था जब वितस्ता का युद्ध हुआ था, या फिर आप जब मान सकते हैं एक तरह से वितस्ता का छोड़ते हैं, हम बात करते हैं सिकंदर के साथ में जब पुलकेशिन का युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, उसमें सिकंदर ने पहली बार हाथियों को देखा था। इसी प्रकार आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य में क्या होगा, स्थायी सेना रखी जाएगी। यहां पर भी कुछ ऐसे राजा होंगे तो क्या करेंगे, गुप्त काल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। गुप्त काल में कई सारे ऐसे राजा होंगे जो स्थायी सेना रखेंगे, अभी भी अपने पास स्थायी सेना रखे हुए हैं, ठीक। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे शासक होंगे जो क्या करेंगे, जो स्थायी सेना न रखकर जो उनके अधीनस्थ अधिकारी होंगे उनके ऊपर ये वजन डाल देंगे, और जब राजा को जरूरत पड़ेगी युद्ध करने की तो इनसे बोलेंगे चलो अपनी सेना अब हमें दे दो, ठीक है। तो इस प्रकार की सेना आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब जो स्थायी सेना होती थी उसमें आप देखेंगे हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही हुआ करते थे। अब यहाँ पर राजा के ऊपर क्या वजन है, राजा के ऊपर वजन है इन सबको सैलरी देना, इन सबको लिए हथियारों की व्यवस्था करवाना, इन सबको लिए भोजन की व्यवस्था करवाना। इन सबसे बचने के लिए उसने क्या किया, इन सबसे बचने के लिए उसने अपने सेना नायकों से कहा कि हम तुम्हें क्या भूमि देते हैं, मतलब जो उसका एरिया है हम तुम्हें भूमि देते हैं, हम तुम्हें लैंड देते हैं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने पास एक सेना रखनी है, ठीक है, सेना रखनी है। और सेना कैसे रखोगे, उनकी तुम व्यवस्था करोगे, हथियारों की, साथ में उनके लिए भोजन की और घोड़ों की, सारी समस्या तुम्हें ऊपर। और जब राजा को
कहीं पर युद्ध करना हो या फिर अपने साम्राज्य की रक्षा करना हो, तो इन सेना नायकों से कहता था लाओ अब अपनी आर्मी मेरे अंडर में करो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अब दो समानांतर सेना चल रही है। कौन सी? एक तो राजा अपने नियंत्रण में रख रहा है सीधे सीधे, एक अपने सामंतों की सेना के ऊपर निर्भर है। ऐसे सेना नायकों को नियमित वेतन की जगह क्या है? भूमि दी जाती थी। मैंने आपको बताया, जो सेना नायक अपनी सेना रखते थे राजा के कहने पर, इनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, ठीक है, इनको नगद वेतन की जगह भूमि दी जाती थी। अब भूमि देने से दो फायदे होंगे। अगर कोई राजा अपने क्षेत्र की भूमि कैसे दे रहा है? सेना नायक को दे रहा है, तो उसके पास क्या है? दो फायदे होंगे। एक तो राजा को सेना मिल जाएगी जब उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पहली। दूसरी सुविधा ये होगी कि प्रतिवर्ष जो कर लेखा अधिकारी नियुक्त करने पड़ रहे हैं, तो यहां पर क्या है? समाप्त हो जाएगी। अब सेना नायकों से कहेगा आप अपना अपना कर लीजिए, प्रॉफिट में रहते हैं, लॉस में रहते हैं, आपकी समस्या है, हमने आपको भूमि दे दी। जब हमने आपको भूमि दे दी, अब हम मुक्त हो गए। अब यहाँ पर कैसे आपको यहाँ पर कर लेना है, कैसे यहाँ पर ये व्यवस्थाएं करनी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ये सेना नायकों की। अब राजा जो है एक तरह से क्या है? बिल्कुल फ्री है, ठीक ना। अब राजा एक तरह से बिल्कुल फ्री है, ठीक ना। अब राजा आप यहाँ पर देखेंगे एक तरह से बिल्कुल फ्री है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब भी केंद्र कमजोर होगा, लेकिन यहाँ पर एक समस्या क्या होगी? यहाँ पर आप देखेंगे सेना नायकों के पास सेना है। जब सेना नायकों के पास सेना है तो आप पाएंगे जब भी केंद्र की सत्ता कमजोर होगी तो राज्य क्या करेंगे? राज्य स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगे। अब वर्तमान में अगर कोई कमजोर प्रधानमंत्री भारत में आ जाए तो राज्य क्या करेंगे? राज्य अपनी सत्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वही चीज आप देखेंगे यहां पर होगा। जब एक बड़ा साम्राज्य टूटता है तो कई सारे छोटे छोटे साम्राज्य क्या होते हैं? छोटे छोटे साम्राज्य स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे साम्राज्य स्वतंत्र होने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, ठीक। अब इसके बाद बात आती है कि इतनी हमने बात कर ली, सेना कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार से यहां पर शासन कर रहे थे। अब बात आती है जन सामान्य की, कि इन नगरों में जन सामान्य कैसा था। तो इस मैटर पर जो आपका इतिहासकार हैं वो लिखते हैं, जैसे कि हम गुप्त साम्राज्य को स्वर्णकाल कहते हैं, लेकिन जब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और हकीकत जानेंगे तो आप पाएंगे गुप्त काल जो था केवल उन्हीं के लिए यहाँ पर स्वर्णिम काल था जो बड़े बड़े पदों पर हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था में राजा के साथ मौजूद है। इसी के साथ में दूसरा वर्ग एक ऐसा भी है जिसे 2 जून की रोटी भी क्या है? प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है। और इसी के साथ में एक वर्ग ऐसा है जिसको रहने के लिए शहर के अंदर जगह नहीं मिल रही है, वो शहर के बाहर रह रहा है, जो शहर की बाउंड्री है उसके बाहर रह रहा है। इसे हम कौन बोलते थे? ऐसे लोग अछूत कहलाते थे। जब ये लोग किसी कार्य के लिए शहर में प्रवेश करेंगे तो अपने साथ में लंबी लंबी छड़ी लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? जैसे ही ये रोड पे चलेंगे तो ये बजाती हुए चलें, जिससे जो भी इनके आसपास से निकले वो थोड़ा दूर हो जाए, नहीं तो वो भी क्या अछूत की श्रेणी में आ जाएगा। तो एक तरफ आप बोल रहे हैं बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, लोग यहाँ पर क्या है? पैसे वाले हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जन सामान्य एक वर्ग ऐसा है जिसको 2 जून की रोटी भी नहीं मिल रही है। वर्तमान में अगर आप देखें, बेशक आप बुलेट ट्रेन का दावा करें, बेशक आप नई पार्लियामेंट का दावा करें, और बेशक आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना के खड़े कर दें, जब तक आपके देश में हर व्यक्ति दोनों टाइम का खाना खा के नहीं सोता है, तब तक ये सारे विकास क्या है? किसी मतलब के नहीं है। मानव की आधारभूत संरचनाओं की जब हम बात करते हैं तो क्या होती है उसकी? रोजी रोटी, स्वच्छ शिक्षा और रहने के लिए एक मकान। भारत में कई सारी आबादी ऐसी है जिनके पास 2 जून की रोटी भी क्या है? नसीब नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे जब तक आपके प्रजा भूखी है या फिर जब तक आपके यहां पर सबको समान अधिकार नहीं है, आपको स्वर्ण युग कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक। इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे कब? इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे अपनी जो हमारी अगली क्लासेस जो हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी उसमें, क्योंकि एनसीईआरटी हमें एक लिमिट बताती है कि इससे आगे आपको नहीं जाना। अभी अगर हम एनसीईआरटी में घुसेंगे तो एक चैप्टर में ही हमें क्या है 2 से 3 दिन लग जाएंगे। गुप्त साम्राज्य में बताने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है कि गुप्त साम्राज्य एकदम एक तरफ क्या है? स्वर्णयुग कहला रहा है, तो दूसरी तरफ आप पाएंगे इसमें क्या है? इसमें कई सारी खामियां हैं। लोग यहाँ पर अछूत की श्रेणी में जी रहे हैं, रोड पर निकलेंगे तो छड़ी बजाते हुए निकलना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसी कई सारी खामियां हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे अपनी क्या रेगुलर क्लासेस में। और कुछ लोगों के यहाँ पर डाउट है कि रेगुलर क्लासेस कब से होंगी। रेगुलर क्लास की अगर हम बात करते हैं, हम लोग शुरू करने वाले थे रेगुलर क्लासेस अपनी 4 बजे से, इसका अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि अभी हाल फिलहाल
कुछ दिनों तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू की जाएं। उसका मैं आपको वैलिड रीजन देता हूं। अभी हम लोग व्यस्त हैं किसमें, आरओ एआरओ के एग्जाम में, जो एग्जाम रिसेंटली आने वाला है। इसकी क्लासेस आपकी 4 बजे चल रही हैं, और ये जो क्लासेस हैं ये ना केवल आरओ एआरओ के लिए, बल्कि इतिहास जिन जिन एग्जाम में आता है और वन लाइनर या फिर आप बोलते हैं फैक्चुअल, उन एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम क्या है, इसमें हम उसको रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। एक तौर पर जो रिवीजन क्विक सीरीज है इसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपके आरओ एआरओ का सिलेबस खत्म होता है, सर कब है, जैसे ही आपका आरओ का थोड़ा सा सिलेबस खत्म होता है या फिर यहाँ पर हमें टाइम मिलता है कोई और क्लास का, तो हम आपको जरूर यहाँ पर जो जीएस की क्लासेस हैं आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल शुरू करेंगे। ये रिजल्ट मित्र का आपसे वादा है कि आपकी रेगुलर क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगी, यूट्यूब पर रहेंगी और जल्दी ही आपके सामने देखने के लिए मिलेंगी। आज किसी कारणवश 4 बजे से हमारी जो आरओ क्लास थी वो कुछ ही मिनट की हो पाई थी, और नेट यहाँ पर क्या है, नेट प्रॉब्लम कर गया था, जिससे हमने उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। अभी तक उसकी केवल 2 क्लासें हुई हैं। इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता है उसको कंप्लीट किया है। तो जो लोग हाल ही में कोई भी एग्जाम में बैठने वाले हैं अगले 6 महीने तक और पूरी इतिहास पढ़ने का उनके पास समय नहीं है, तो प्लीज़ 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 उस सीरीज को भी देखिए, काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। और हमने उसमें कई सारे फैक्ट ऐसे हैं जो आपको किताबों नहीं मिलते, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक किया कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर किया कीजिए। इसी के साथ में बने रहिए रिजल्ट मित्र के साथ में। यहाँ पर आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है, जैसा कि हम आपको देते रहे हैं। और प्लीज़ इसकी पीडीएफ की आप डिमांड मत कीजिए, क्योंकि इनके नोट्स बना के आप कुछ नहीं करेंगे। जब मैं आपकी स्टूडेंट लाइफ में था, मैं भी अपने मोबाइल में कम से कम 10,000 पीडीएफ लेके घूमता था, लेकिन मैंने हकीकत बताऊं कभी उनको खोल के नहीं देखा। तो प्लीज़ पीडीएफ की डिमांड मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि जैसे टाइम मैंने अपने टाइम में वेस्ट किया था वैसा आपका वेस्ट हो, क्योंकि आप अभी क्या स्टार्टिंग फेज में हैं, ठीक है। आप अपने स्टार्टिंग फेज में हैं और मैं उस चीज़ को झेल चुका हूँ या फिर जी चुका हूँ, इसलिए बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो चीज़ बताई जा रही है आप वो करते रहिए। अब ये बताइए यहाँ पर खड़े होकर हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पैसा लिया कभी आपसे सर ने, या पैसे के बारे में बोला, नहीं बोला। अब हम आपको अगर पीडीएफ नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे, उसका ये रीज़न है। अगर मैं चाहूँ इसमें मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं आपको ये टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। कुछ सेकंड का काम है, मुझे टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं जानता हूँ इसे आप ले लोगे ना तो आप खोल के देखोगे, और खोल के देखोगे टाइम बर्बाद होगा आपका। अब एक एनसीईआरटी का चैप्टर जो 10 से 12 पेज में है, उसे मैंने अपने छोटी छोटी स्लाइडों में बांट के रखा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि किस लाइन के बाद कौन सी लाइन मुझे बोलनी है। इस चीज़ को आप क्या रिलेट नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए प्लीज़ पीडीएफ पे ध्यान ना दें, आरओ की क्लास लें, और उसके साथ में ये जो एनसीईआरटी क्लास चल रही है, जिनके पास टाइम है, जिनका टारगेट लंबा है, वो इन क्लास को भी लेके चलिए। और इनके साथ में हम रेगुलर क्लास को भी यहाँ पर अपनी कंप्लीट करेंगे। जल्दी ही हम मिलेंगे आपसे किसमें, अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में। जल्दी ही इसको हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो उसमें आपके जितने भी डाउट होंगे हम सब क्लियर करेंगे। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।